दोस्तों, आज है 12 जुलाई और आज का सबसे पहले हम लोग ल्यूसेंट स्पेशल बिहार का वो देखेंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। हालांकि आज भी करंट अफेयर्स नहीं हो पाएगा। एक दिन जो है हम पूरा का पूरा 3-4 दिन का करंट अफेयर्स हम आपको एक वीडियो में बना कर दे देंगे। लेकिन बिहार स्पेशल आज का जो है वो जितने भी पर्यटन से संबंधित है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर कवर करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि इस चैप्टर से बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने मुंगेर तक किया था, आज हम लोग पावापुरी के बारे में करेंगे। पावापुरी जो है कहाँ है, तो पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पावापुरी में महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर इनका निधन भी हुआ। यहाँ का जल मंदिर संगमरमर की एक सुंदर इमारत है जो झील के मध्य में है। तो पावापुरी कहाँ पर है और ये किस लिए फेमस है, ये जान गए। अगला देखते हैं हम लोग विक्रमशिला के बारे में। विक्रमशिला भागलपुर जिले में स्थित है। यह पाल काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। इसके अवशेष अंतिचक से मिले हैं। तुर्कों के आने के पश्चात बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया, इसको नष्ट कर दिया गया। एक इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग और याद रखेंगे कि विक्रमशिला जो है बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा का जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखते हैं हम। अगला है अंग के बारे में आपको बता दें, जो कि बिहार में पड़ता था, एक महाजनपद था। इसकी स्थापना अंग के राजा ने की थी, अंग नामक राजा ने की थी। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार इसकी राजधानी चंपा थी। प्राचीन नाम इसका मालिनी था। अंग का मगध से हमेशा संघर्ष चलता रहता था। अंग का सबसे प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने मगध नरेश भट्टियम को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय पश्चात बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग पर जो है पुनः अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बिंदुसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उप राजा बनाया। अंग वर्तमान में भागलपुर जिले में है, तो ये भी पूछा जा चुका है। ये आगे देखते हैं। आगे है कुम्हरार। कुम्हरार जो है ये पटना में स्थित है। यहाँ मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का प्रासाद का अवशेष मिलता है। प्रासाद दैट मीन्स जो लकड़ी के बने हुए राजमहल थे, वो यहाँ पर जो है पूछा भी गया है कि जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण जो प्रासाद है वो किससे बना हुआ था, तो लकड़ी से बना हुआ था। ये याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है। आगे देखते हैं इसी में कुम्हरार की खुदाई में प्रासाद के सभा भवन में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि इसमें यहाँ सभा भवन 80 खंभों वाला हॉल था। 1914-15 की खुदाई तथा 1951 की खुदाई में कुल मिलाकर 40 पाषाण स्तंभ मिले हैं, जो इस समय भग्नादशा में हैं। इस सभा भवन का फर्श छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट थी। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हुए थे। उनमें चमकदार पॉलिश की गई थी। फाहियान ने अत्यंत प्रवण शब्द से इस प्रसाद का जो है वर्णन किया है या प्रशंसा किया है। यहाँ से कुम्हरार से ही कुषाण काल के ईंट की संरचना, सिक्के और गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं खुदाई में। अगला हम लोग जो देखते हैं वो स्थान है बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध स्मृति पार्क ये कहाँ पर है, तो पटना में है। एक तो ये याद रखेंगे
और भगवान बुद्ध की 2550वें महापरिनिर्वाण वर्ष और उनके ज्ञान प्राप्ति के 2600वें वर्ष की स्मृति में जो है बुद्ध स्मृति पार्क पटना जंक्शन के समीप पुराने बांकी सेंट्रल जेल परिसर में अवस्थित है। 2013 में यहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम आयोजित हुआ, जिसमें 17 देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने पावन दलाई लामा की उपस्थिति में भाग लिया। 22 एकड़ भूमि में लगभग 125 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का निर्माण, 200 मीटर ऊंचे बौद्ध परिक्रमा स्तूप के अतिरिक्त स्मृति संग्रहालय और ध्यान केंद्र भी यहाँ पर जो है मेडिटेशन सेंटर भी है। बौद्ध धर्म के शीर्ष गुरु दलाई लामा द्वारा 27 मई 2010 को लोकार्पित इस पार्क में श्रीलंका के अनुराधापुर से लाया गया बोधि वृक्ष का पौधा लगाया गया है तथा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया से प्राप्त स्मृति अवशेष रखे गए हैं। बौद्ध स्मृति अवशेष को रखने के लिए स्तूप की भीतरी भाग में बुलेट प्रूफ कमरा तैयार किया गया है। आगे देखते हैं स्थान बिहार का जो कि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, वो है पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर था। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य, नगद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश की राजधानी रहा है। आजकल यह पटना नाम से विख्यात है और बिहार की राजधानी भी वर्तमान में है। अजातशत्रु पाटलिपुत्र का किला बनवाया था। ये याद रखेंगे, ये पूछा गया कि पाटलिपुत्र का किला किसने बनवाया? अजातशत्रु। और करते क्या हैं स्टूडेंट कि लगता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, तो किला भी जो है उदयन ही बनाया होगा। नहीं, किला जो है बनाया है अजातशत्रु, जबकि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया, इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। आधुनिक शोध से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र का यह महानगर एक लंबे पट्टी के रूप में कुम्हरार के से आधे मील उत्तर में विस्तृत था। सम्राट अशोक का राजमहल छोटी पहाड़ी से कुम्हरार तक 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। पाटलिपुत्र में ही भिखना पहाड़ी स्थित है, जो एक कृत्रिम पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। यह 1 मील के घेरे में विस्तृत है। यहाँ पटना के नवाबों की रियासत थी। यहीं सम्राट अशोक ने संत कुटिया रूपी पहाड़ी बनवाया था। अशोक ने ही यहाँ पंच पहाड़ी का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र के बारे में आगे बता दें आपको कि 185 ईस्वी पूर्व में हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस के अभियान से पाटलिपुत्र का जो है विनाश हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के कुम्हरार, भिखना पहाड़ी, अगमकुआं, बुलंदीबाग, कंकड़बाग तथा अन्य निकटवर्ती स्थानों का वर्णन जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयभद्र ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। ये किसने? तो उदयन ने, जिसको कि उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.5 मील है और नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है और इसके समकालीन सूसा और एकबेतना, सूसा ईरान में जो का प्रसिद्ध नगर था, से श्रेष्ठ बताया है। तो पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने किस नाम से पुकारा है? तो पालीब्रोथा। ये जो है आप लोग जरूर रट लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगला
पटना में गत वर्ष में जो खुदाई हुई है उससे काष्ठ निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग की खुदाई में प्राचीर का एक अंश उपलब्ध हुआ है। चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र की काफी प्रशंसा की है। गुप्त साम्राज्य के पतन और हून आक्रमण के पश्चात इस नगर का पतन हो गया और 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री युआन चांग ने पाटलिपुत्र की नष्ट अवस्था का वर्णन किया है। इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार और वर्तमान पटना के निर्माण का श्रेय जो है महान अफगान शासक शेरशाह को जाता है। तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार 1500 किसके अनुसार तारीखे दाऊदी के अनुसार 1541 में शेरशाह ने इस नगर के सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक यहाँ मजबूत किले का निर्माण कराया। इस पर 5 लाख रुपये खर्च किए गए। शेरशाह ने बिहार शरीफ से हटाकर पटना राजधानी बनाया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, जिसको कि शेरशाह ने पुनः पटना कर दिया। अकबर ने 1574 में पटना पर मुगल शासन स्थापित किया और 1580 में यहाँ टकसाल और मुद्रालय स्थापित की। 1641 में पटना आने वाले मैनरीफ नामक यात्री यहाँ की जनसंख्या को 2 लाख बताया है। मैनरीफ के अनुसार यूरोपीय कंपनियां इस नगर से व्यापार में सक्रिय थी। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस नगर का निर्माण कराया और इसका नाम अजीमाबाद रखा। तो पटना का नाम जो है औरंगजेब के काल में उसका पुत्र जो है शाहजादा अजीम ने अजीमाबाद रखा। उसने इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया। 1738-39 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम के बाद कुछ समय के लिए अजीमाबाद का नगर ही उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। वहीं वर्तमान संदर्भ में देखें तो 1912 में बिहार प्रांत के गठन के बाद इस नगर का विस्तार हुआ तथा इसका महत्व बढ़ गया। पटना की नगर देवी पाटन देवी के नाम से संभवतः जो है इस नगर का नाम पटना पड़ा। पटना में अनेक दर्शनीय स्थान है, जिसमें श्री हरमंदिर साहिब, गोलघर, खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना म्यूजियम, इंदिरा गांधी विज्ञान परिषद, तारामंडल, बिहार संग्रहालय, गांधी जैविक उद्यान, पटना जू भी जो है फेमस है। आधुनिक पटना भवन, ये जो है इस सब का एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगला देखते हैं आधुनिक पटना के मुख्य भवन, राजभवन, नया तथा पुराना सचिवालय आदि जो है ये है। अब हम लोग जो है देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से पटना के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में किला हाउस, गांधी घाट, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला मंदिर, वीर कुंवर सिंह पार्क, सदाकत आश्रम और बुद्ध स्मृति पार्क जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पटना जंक्शन के निकट महावीर मंदिर पटना का एक प्रमुख मंदिर है और इसका जो है लाखों श्रद्धालुओं को वर्ष भर हनुमान जी के युगल विग्रह का दर्शन लाभ देने वाली यह मंदिर 1720-30 के मध्य जो है स्वामी बालानंद की ओर से स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं आज का बिहार स्पेशल में ही इटली और भारत के पुरातत्वविदों द्वारा पाटलिपुत्र के अवशेषों की खोज का प्रयास। प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध राजधानी पाटलिपुत्र के अवशेष खोजने के लिए अब इटली के पुरातत्वविदों ने पहल किया। अभी तक पुरातत्वविद सिर्फ मौर्य वंश से संबंधित साक्ष्य ढूंढ पाए थे, जबकि खुदाई के दौरान इसके पूर्व हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश से संबंधित और संभवतः महाभारत काल के भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर फनी कांत मिश्र के निर्देश में पुनः इन स्थलों पर काम जो है प्रारंभ हो गया है। अब देखते हैं हरमंदिर साहिब को। गुरु तख्ता श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी पटना में स्थित है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थल बना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में हुआ था। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें गोविंद सिंह से संबंधित अनेक अवशेष सुरक्षित हैं। इनमें गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति जिसमें गुरु के हस्ताक्षर भी हैं। अगला देखते हैं हम लोग पादरी की हवेली। पादरी की हवेली पटना का सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 1772 में फादर जोसेफ के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं पत्थर की मस्जिद। पत्थर की मस्जिद पटना में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर के पुत्र शाहजादा परवेज द्वारा करवाया गया था। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट गोलघर के बारे में। गोलघर गांधी मैदान के समीप स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 96 फीट है। इसका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने अनाज रखने के उद्देश्य से किया था। राज्य में पहले म्यूजियम फाउंटेन पेन लेजर शो का शुभारंभ यहीं से 14 जनवरी 2013 से हुआ। बाद में जो वृंदावन, अहमदाबाद, दिल्ली, अक्षरधाम के बाद यह देश का चौथा स्क्रीन पर लेजर शो भी बन गया। गुरहट्टा जो है, अगला देखते हैं। गुरहट्टा पटना सिटी में स्थित एक ऐतिहासिक मोहल्ला है जहां 1857 को पीर अली के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का ज्वाला भड़का। पीर अली गुरहट्टा के ही रहने वाले एक छोटा पुस्तक विक्रेता था। अंग्रेजी अधिकारी लॉयल की हत्या के आरोप में पटना के अंग्रेज कमिश्नर टेलर ने पीर अली को फांसी दी। अगला देखते हैं स्थान सादिकपुर। पटना में सादिकपुर एक मोहल्ला है जहां बहावी आंदोलन का केंद्र था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं बांसघाट पटना में गोलघर के समीप गंगा नदी के तट पर स्थित है और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का समाधि स्थल यहीं पर जो है ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं शहीद स्मारक। शहीद स्मारक पटना स्थित बिहार विधान मंडल पुराना सचिवालय के प्रवेश द्वार के सामने है। यह स्मारक भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाले 7 शहीदों की याद में बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं सदाकत आश्रम के बारे में। सदाकत आश्रम पटना में स्थित सदाकत आश्रम वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवकाश प्राप्त करने के पश्चात यहीं पर रहे थे। इसे मौलाना मजरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान उपयोग हेतु प्रदान किया था। गुलजार बाग को मीर कासिम के भाई गुलजार अली द्वारा बसाया गया था। गुलजार बाग के दक्षिण में प्रसिद्ध पटन देवी की मंदिर स्थित है। मुगल प्रांतपति राजा मान सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1587 से 94 के बीच कराया गया। मनेर पटना जिले में स्थित है। यह मध्यकालीन बिहार में सूफी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मनेर में मखदूम सफदउद्दीन याहिया मनेरी तथा शाह दौलत की मजार जो है जहांगीर द्वारा नियुक्त प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने यहाँ एक मकान का निर्माण करवाया जो मुगल स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। मनेर में व्यापार की विश्वविख्यात
ज्ञाता पन्नी रहते थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे पन्नी के बारे में। पन्नी का संबंध कहाँ से है? मनेर से। चौसा बिहार के पश्चिमी सीमा पर बिहार के समीप बसा एक ऐतिहासिक स्थान है जो कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 1539 में शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को पहली बार हराया था। यह मुगलों की भारत में पहली किंतु निर्णायक पराजय थी। 1540 में कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के पुनः पराजित होने से मुगल साम्राज्य कुछ समय के लिए भारत से अंत हो गया था। मुगल साम्राज्य का अगला स्थल देखते हैं चंपारण। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण का विशेष महत्व है। चंपारण में नील उत्पादन किसानों पर अंग्रेजों के जो है अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह भी चंपारण में किया था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसी अधिवेशन चंपारण की समस्या पर चर्चा हुई। यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने किसानों को इस समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को देखकर और उनके तिनकटिया की समस्या से मुक्त करवाया। गांधी जी द्वारा किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर केसरिया में खुदाई में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी मिला है। सासाराम पटना से 193 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध किला मकबरा यहीं पर स्थित है। शेरशाह का किला 150 फीट ऊंचा और इसके गुंबद 72 फीट ऊंचे हैं। इसकी ऊंचाई ताजमहल से भी 12 फीट अधिक है। सासाराम के हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं रोहतासगढ़ के बारे में। रोहतासगढ़ बिहार के मध्यकालीन स्मारक में रोहतासगढ़ का विशेष महत्व है। यह क्षेत्र स्थानीय चेरों शासकों का अधीन था। यहाँ पर कौन था? चेरो शासक। इस पर शेरशाह ने उस समय अधिकार किया जब वह बिहार में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर रहा था। शेरशाह ने हुमायूं के साथ संघर्ष और उसके पूर्व बंगाल पर सफल अभियान के क्रम में बंगाल से प्राप्त धन को सुरक्षित रखने के लिए रोहतास के दुर्ग का उपयोग किया। शेरशाह के राजनीतिक उत्कर्ष में रोहतास के दुर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आगे देखते हैं इसी में रोहतास में अनेक मंदिर भी हैं, जिनमें रोहतास मंदिर, हरिश्चंद्र मंदिर, गणेश मंदिर, महादेव मंदिर जो है प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं बक्सर का बिहार में स्थान जो है भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट रूप से है। 1764 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के विस्थापित नवाब मीर कासिम तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब? 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है मजबूत हुई। अगला जो है स्थल देखते हैं हम लोग, ये है चंपा आधुनिक चंपानगर है जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी जिसे मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्य में मिला लिया था। रेशमी वस्त्र के उत्पादन का यह एक प्रमुख केंद्र है तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह रेशम वस्त्र निर्यात करता है और यही कारण है कि भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार यहाँ जैन तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म हुआ था। पाली ग्रंथों एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण में भी चंपा का उल्लेख मिलता है। अगला है जगदीशपुर। आरा से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर जगदीशपुर 1857 के विप्लव के नायक बाबू कुंवर सिंह का जन्मस्थली है। जगदीशपुर और आसपास के क्षेत्र उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और लगभग 1 साल तक जो है ये संघर्ष चलता रहा। अगला देखते हैं बनगांव जो है सहरसा से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बनगांव एक ऐतिहासिक गांव एवं कोसी प्रमंडल का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जहां खुदाई से अनेक पालकालीन सिक्के और अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी नामक संत की कर्मस्थली
के रूप में भी व्याख्यात है। अगला देखते हैं हम लोग देव या देववर्नाक गया जिले से 20 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य छठ पूजा आयोजित होता है। 1880 ईस्वी में कनिंघम यहाँ से एक अभिलेख खोजा था जिसमें प्रावर्तिक 3 गुप्त शासकों के नाम मिलते हैं। लेख में सूर्य मंदिर के लिए वीरुनिक नामक गांव का जो है उल्लेख भी मिलता है। अगला देखते हैं हम लोग सूरजगढ़ा मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में 25 मील दूर स्थित सूरजगढ़ा शेरशाह के राजनीतिक उत्कर्ष से जुड़ा है। 1536 में यही निर्णायक युद्ध में शेरशाह ने अपने प्रतिद्वंदी नुहानी पठान सरदारों और उनके सहायकों को जो है उनकी सहायता कर रही बंगाल की सेनाओं को पराजित किया और बिहार में अपने राजनीतिक वर्चस्व को जो है शेरशाह ने स्थापित किया। इस युद्ध में उसने बंगाल अभियान के तत्पश्चात हुमायूं के साथ निर्णायक संघर्ष में भूमिका जो है निभाई। अन्य प्रमुख स्थलों में हम देखें तो ये आता है केसरिया विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, कहलगांव बरारी गुफाओं और गुफा मंदिर, सुल्तानगंज जहांगीर कालीन प्रसिद्ध शिला के लिए प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त मंदार पर्वत, सिमरावगढ़ आदि जो है उल्लेखनीय स्थल यहाँ से मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, अगर आगे जो है देखेंगे तो ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और कल जो है हम लोग बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल जो है देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।